कि हम इन कार्यक्रमों के साथ साथ में हमारे जो पुरखा हैं उनका जो इतिहास है उनको भी पढ़ने का काम करें। केवल हम मान लो शहादत दिवस मनाते हैं, शहादत दिवस मनाया और आए मंच पे वक्तव्य दिया और चले गए, उसके बाद में हमको ये भी पता नहीं रहता है कि हमने जिसका शहादत दिवस मनाया है वो क्या थे, कहाँ के थे, उन्होंने क्या ऐसा किया था या उनके साथ में ऐसा क्या संघर्ष अत्याचार बीता कि उन्होंने संघर्ष किया कि आज हम उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं, ये हमको पता ही नहीं रहता है। तो इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ, इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इन्होंने क्या संघर्ष किया जिसकी बदौलत आज हम इतना इनका नाम है रॉबिन हुड बने, तो इन्होंने कुछ तो काम किया होगा, लेकिन हमको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो फिर हम कहाँ से जागरूक होते हैं, कहाँ से कहेंगे कि हम जागरूक हैं। तो मैं ये इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि इनके साथ साथ में हम अपने जो पाठ्यक्रम है स्कूल का, उनके भी साथ साथ में हम अपने पुरखों के इतिहास को भी पढ़ें। जब तक हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमारे पुरखों के साथ में कैसा अत्याचार हुआ है, किस तरीके से उनको दबाया गया है, और वो कहीं हम पे अत्याचार ना हो, हमें उस तरीके से वापस तो नहीं दबाया जा रहा है, वो हमें कैसे पता होगा जब हम इनके इतिहास को पढ़ेंगे भाई उनको इस तरीके से दबाया गया था और आज हमारे ऊपर हो रहा है, तो हम उनसे छूटने को पहले से सोच सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि हमारे पुरखों ने ऐसा झेला है। हमको पता ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे वो करेंगे, हम कैसे अपने अन्य जो अत्याचार या अन्याय होता है उससे हम कैसे उभरेंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश के जो निमाड़ अंचल है, निमाड़ में जो पाताल पानी है या वहाँ के जो खंडवा के पास में बिराड़ा में इनका जन्म हुआ। तो लेखक लिखते हैं इनको इतनी मतलब ध्यान रखना पड़ता है कहीं कोई शब्द गलत ना हो, यदि गलत होता है शब्द तो उन पर उनको आरोप भी झेलने पड़ते हैं। एक तो वो अपना समय लगाए, अपने घर परिवार को छोड़ करके खोजे, लिखे, उसके ऊपर भी अगर गलत शब्द होता है तो उन पर आरोप लगते हैं, उनको आरोप झेलने पड़ते हैं, उनको भी गद्दार भी ठहराया जाता है। तो इतना वो संघर्ष करते हैं, तो हमको खुद को भी लेखक बनना है या लेखकों को जो लिखते हैं उनको भी पढ़ना है। ये मेरी अपील रहेगी आप करबद्ध निवेदन, ये किताबें हैं तो इन किताबों को मंगवाए और पढ़े। अब मैं टंट्या भील के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। ये जो पोखर गांव था, कैसा संघर्ष किया, कैसे कड़ी चली, वो आज मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। तो पोखर गांव था, वहाँ पर इनके जो दादा थे, इनके पिता का नाम भाव सिंह था, वो उनकी ज़मीन थी, वहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें वो अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ का जो पाटीदार था या जमींदार था, शिवा नाम से था, तो उसने क्या किया कि वो वहाँ के अमीर थे, लेकिन एक दिन टंट्या भील के जो दादा है उन पर संकट हुआ, किसी कारण से उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने एक बार उस शिवा पाटिल से या उनसे कर्ज लिया और वो अब चुका नहीं पा रहे थे, समय ऐसा था, वो गरीबी थी, चुका नहीं पा रहे थे, तो फिर उनको उनकी ज़मीन पर ही खुद को काश्तकार बन के रहना पड़ा था। टंट्या भील के दादा की बात कर रहा हूँ। तो वो उनके ज़मीन पर काश्तकारी करते लेकिन वो क्या है कि वो मतलब चुका नहीं पाया कर्ज और उनकी मृत्यु हो गई। वो अपने मतलब गरीबत में ही इनके दादा चल बसे। उसके बाद भाव सिंह जो उनका भी समय आया तो वो भी अपनी ज़मीन को दादा की अपने बाप की ज़मीन लेना चाह रहे थे। तो क्या हुआ कि वो अपने प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भाव सिंह के पिता यानी टंट्या भील के दादा की मृत्यु हुई तो पाटिल ने क्या किया, वो ज़मीन बिल्कुल ही हड़प ली, ज़मीन हड़प ली। अब भाव सिंह करे तो करे क्या, तो उसने काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन मतलब उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मुझे ज़मीन वापस देगा। तो भाव सिंह वहाँ पोखर गाँव छोड़ करके बिराड़ा गांव चले गए, मतलब थोड़े ही दूर थे, दूसरे गांव में चले गए, वहीं रहने लगे। वहीं फिर क्या हुआ, इन्होंने एक ज़मीन ली पट्टे से, लेकिन पैसा तो था नहीं, लेकिन उन्होंने ये डील की, वहाँ का जो पाटीदार था हिम्मत सिंह, उनसे ये डील की थी कि ये जो मैं पट्टा के ज़मीन ले रहा हूँ, मैं इसमें काश्तकारी कर अपने जो पैदावार करके मैं आपका पैसा धीरे धीरे चुकाऊँगा। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ 1-2 साल तो फसल हुई, लेकिन वो ज़मींदार आता हिम्मत सिंह और वो जैसे फसल होती लेके चला जाता। अब ये तो गरीब के गरीब, लेकिन 1-2 साल ऐसा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर अकाल छाया, मतलब 2-3 साल तक वर्षा ही नहीं हुई, फसल नहीं हो पा रही थी। अब वो कैसे भरे, एक तो गरीबी घर में, एक बाप की ज़मीन भी चली गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो ज़मींदार था हिम्मत सिंह, उन्होंने उनकी ज़मीन को कहा कि भाई आप या तो कर्जा चुकाओ, नहीं तो छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। तो फिर इनको छोड़ना पड़ा, वो जो पहले भरा हुआ था वो भी चला गया, ठीक है। फिर अब मतलब उसके बाद में टंट्या भील इस समय तक 25 साल के लगभग हो गए थे। टंट्या भील को अपने बाप ने बताया कि हमारी जो ज़मीन है पोखर गाँव में, जो गाँव छोड़ करके आए हैं उस पोखर गाँव में हमारी ज़मीन है, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम नई ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं, हमको वही अपनी ज़मीन छुड़ा सकते हैं, एक ऑप्शन है, हम ज़िंदगी जी सकते हैं वो। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ जब कुछ दिनों के बाद में टंट्या भील के जो पिताजी हैं भाव सिंह, वो भी गरीबी में चल बसे और उनकी माँ है वो इनसे पहले ही चल बसी थी। तो अब क्या हुआ, अब टंट्या भील अकेला रह गया, बाप चले गए, माँ चली गई, दादा चले गए, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि यही प्रण किया कि मैं जाऊंगा अपने वापस पोखर गांव में और अपनी जो ज़मीन है
उसका अपने दादा का जो कर्ज है वो मैं चुकाऊंगा और अपनी ज़मीन लूँगा। अब आप यहाँ पर ये सोचिए, एक 25 साल का लड़का है, वो अपनी सारी ज़िंदगी झोंक रहा है अपने दादा का बाप का कर्ज उतार करके अपनी ज़मीन लेने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए। और आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, बस ऐशो आराम में चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ से टंट्या बिल से हमें ये भी सीख लेनी है कि हमें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लायक बनना है। हमें अपने माँ बाप के जो सपने हैं, दादा के जो सपने हैं, उन सपनों पर भी खड़े रहना है। वही संघर्ष होता है, वही सपूत कहलाया जाता है, ना कि हम अपने माँ बाप के पैसों पर ऐशो आराम उड़ाएं या करें। ये अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ, टंट्या बिल वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के उस जो शिवा ज़मींदार था उनसे कहते हैं कि भाई ये ज़मीन मेरे बाबा की है। तो उन्होंने कहा ये ज़मीन आपके बाबा की तो नहीं, आपके दादा की है, ये बात सही है, लेकिन उनका कर्ज है वो आप चुकाओगे। तो उसने कहा मैं चुकाऊंगा। तो कैसे चुकाओगे? तो इस ज़मीन पर काश्तकारी करो। तो वो काश्तकारी कर रहा था, लेकिन फिर भी उनका कर्जा नहीं उतर पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार 2 बार उनसे कहा कि भाई मुझे ज़मीन वापस दिलाने के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो भी मुझे हिसाब बताए, कुछ तो करें। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ज़मीन आपको नहीं मिल सकती, आप यहाँ पर ऐसे ही करते रहो। ज़मीन मतलब उनको भी फील हुआ इस तरीके से कि आप मुझे ज़मीन नहीं देंगे। तो क्या करता, अब एक बच्चा जो अकेला है, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है, ज़मीन उनकी खुद की पैतृक ज़मीन है, वो कोई हड़प के बैठा है और वो क्या करे। आखिर उनके दिमाग में भी खुरापाती है, मतलब एक ऐसा आइडिया है कि अब कुछ नहीं होगा, नम्रता से इनसे कुछ नहीं होगा, अब कुछ लठ का सहारा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन ठाना और सुबह गया खेत पे गया। तो वहाँ पर वह दूसरा काश्त का काम कर रहा था खुद के ही खेत पे। तो इसने क्या किया, उनको ठोक दिया, उनको ठोक के भगाया। अब उन जमींदार को तो ऐसा मौका चाहिए था उनको जेलों में डालने के लिए, उन पर केस करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इन पर केस क्या डाला कि ये चोरी कर रहा है और इन्होंने हमारे आदमी को अपहरण किया, मारा, ऐसा काफ़ी केस हुआ। तो उस केस में इनको जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद वहाँ इनके कुछ साथी थे, एक साला थे, उन्होंने आकर के इनको ज़मानत करवाई। उसके बाद में फिर इन पर एक दूसरा आरोप लगाया गया। ठीक है, दूसरा आरोप लगा करके भी वो आरोप भी ऐसा था, वो आरोप ये बता ही दें कि ये था कि जो इनकी सगाई पहले हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, वो भीखी नाम की लड़की से, भीखी भिलनी थी, उनसे शादी हो चुकी थी। उनकी एक सहेली थी यशोदा। यशोदा जो है वो उसी पाटीदार की बेटी थी, पाटीदार की बेटी थी। लेकिन यशोदा को पता था कि मेरा बाप उस पर एक गरीब बच्चे पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तो वो किसकी सहेली थी? भीखी बाई की, जो टंट्या भील की पत्नी थी। उसकी सहेलियां थी आपस में वैसे। तो वो जाती थी उनको, मतलब उनको बताती थी कि ये ऐसा कुछ है, टंट्या भील को कहो संघर्ष ना करे, गांव छोड़ करके, अपनी ज़िंदगी चाहता तो छोड़ करके चला जाए, कुछ करे, लेकिन कुछ गड़बड़ होगा इसके साथ में। तो वो उनको सपोर्ट भी करती थी। तो ये बातें जब वो आती करती थी तो लोगों ने देखा और कहा कि इनके साथ में इनका गलत संबंध है। ये आरोप उन पर दूसरा लगा, और ये आरोप लगा तो क्या हुआ कि गांव वालों ने कहा भाई पाटीदार आपकी बेटी जो है टंट्या भील के साथ में ऐसा चल रही है, जबकि वो उच्च जाति के थे। तो गाँव वालों ने उसके बाप को, मतलब पाटीदार को, जमींदार को ही, उसको न्यात बाहर कर दिया। अब जब क्या हुआ कि अब तो काफ़ी उस समाज के लड़के भी टंट्या भील पर भी नजर रखे हुए थे, भाई इसको मारें, जैसे भी कार्तिक भील को मारा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कार्तिक भील भी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा था, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ वैसे। तो वो क्या हुआ कि मतलब लड़के उस पर चल रहे थे, भाई इनको मारना है टंट्या भील को। लेकिन टंट्या भील ने अब कहा कि एक चेतावनी दी कि आप सुधर जाओ, मैंने इतना दिन नम्रता रखी है, लेकिन आप नम्रता नहीं समझ रहे हो, तो अब आप यदि नहीं सुधरे तो मैं आपके घरों को फूंक दूंगा, ऐसी चेतावनी दी। तो वो कुछ शांत हुआ, लेकिन उसने कहा कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है, ना ही मेरी कुछ गलती है, आप लोगों को गलत फहमी है, वो आप उसको वापस न्यात में लें। इनके दबाव से, टंट्या भील के दबाव से उनको वापस न्यात में भी दिया गया। लेकिन उसके न्यात में आने के बाद फर्क उन पर केस हुआ वही, और इनको फिर जेल में डाला गया। इसके बाद में ऐसा काफ़ी संघर्ष चलता रहा, ये लड़ता रहा। आखिर लास्ट में एक गणपत नाम के राजपूत हैं, उनका नाम मैं इसलिए टंट्या भील इस किताब में भी ये लिखा हुआ है, और जन नायक टंट्या भील किताब में भी लिखा हुआ है, और एक हरिराम जी मीणा की किताब है आदिवासी दुनिया, उन्होंने भी लिखा है कि वो जो गणपत राजपूत था, उनको वो इनको जानता था कि कब आता है गाँव में, कब जाता है। तो पुलिस ने उनको अपनी ड्यूटी पर रखा, भाई तुम क्या है पुलिस का कार्यकर्ता हो गए हो, अब आपको टंट्या भील को पकड़वाना है। तो रक्षाबंधन के दिन टंट्या भील वहाँ आने वाला था, क्योंकि जो गणपत राजपूत की जो पत्नी थी वो उनकी धर्म की बहन थी, टंट्या भील थी। वो राखी बंधवाने के लिए आया, तब से पहले ही उनको पता था आएगा। तो वो वहाँ पर पुलिस जो भी है बैठे थे और इनको अरेस्ट कर दिया गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि रक्षाबंधन के दिन ही एक गद्दारी के कारण हमारे भील को पकड़ाया गया। उसके बाद में इनको 4 दिसंबर और 1889 को इनको ख़त्म कर दिया गया है, और ख़त्म करके पाताल पानी में डाल दिया गया है। पाताल पानी महू छावनी जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हो उसी के पास में है, मैं वहाँ जाके भी आया हूँ। तो वो बड़ी जाकर के आप देखेंगे तो डेंजर जगह है। तो अब मैं ये बात लेना चाहूँगा कि ये संघर्ष तब से चल रहा है,
और इससे पहले भी चल रहा है हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई। और अभी कार्तिक भील है, वो भी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसके पर भी पॉक्सो कोर्ट का एक केस लगा करके उनको भी इसी तरीके से डाला गया है जेल में, मतलब उनका मर्डर किया गया है। तो यदि अब भी हम अपने पुरखों की केवल शहादत दिवस जयंती मनाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इनके साथ में उनका इतिहास तो पढ़ो, हम किसकी क्या जयंती मना रहे हैं या शहादत दिवस मना रहे हैं, तो उनके साथ में क्या घटित हुआ था। जब वो समझेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में वही लड़ाई चल रही है, कार्तिक भील जो लड़ रहे हैं। तो आज कार्तिक भील के साथ में वहाँ उनके आंदोलन को दबाया जा रहा है। तो इसी पर हम आगे हमारे बुजुर्गों से भी ये मार्गदर्शन चाहेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हमारा वो एक भाई का आंदोलन जो दबाया जा रहा है, उनके लिए हमें क्या करना है, वो भी हमें निर्देश यहाँ इसी मंच से अभी हमारे बुजुर्ग लोग जो देंगे, ताकि हमें उन्हें करना। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं, संभल जाओ, कुछ करो, अपना समाज का इतिहास पढ़ो, अपने समाज के लिए कुछ करो। बाकी केवल ऐसी जिंदगी अब बीतने से कुछ नहीं होगा। आने वाली नस्लों को यहाँ बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।